गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 12th बायो के लिए। टॉपिक अपना रहेगा फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन की कार्य की, और इसका पार्ट नंबर पढ़ेंगे आज हम 21 नंबर। ठीक है, और सब्जेक्ट अपना रहेगा जूलॉजी। तो हम पढ़ रहे थे 17 नंबर चैप्टर के अंदर हम फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कर चुके थे और हम पढ़ रहे थे इम्प्लांटेशन। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? इम्प्लांटेशन। इस प्रकार जो इम्प्लांटेशन की जो स्टडी कर रहे थे वो बीच में ही छूट गया था। अब अपन कंप्लीटली इम्प्लांटेशन को पढ़ेंगे और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी भ्रूणीय परिवर्तन क्या होता है उसे भी पढ़ेंगे। तो देखिएगा कि ब्लास्टुला बनने के तुरंत बाद गति करता हुआ इस गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर के संपर्क में आता है। तो क्या होता है कि गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर की जो कोशिकाएं होती है वो तीव्र गति से विभाजित होते हुए इसको चारों ओर से क्या कर लेती है? कवर कर लेती है। इस प्रकार ये जो एंडोमेट्रियम स्तर होता है इसके अंदर जो ब्लास्टुला होता है वो क्या हो जाता है? अंदर की ओर अंदर स्थापित हो जाता है। इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं इस क्रिया को? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन यानी आरोपण। आरोपण। अब देखिएगा, मैंने ये बताया था आपको कि ब्लास्टुला में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। जो परिधि पर उपस्थित जो कोशिकाएं होती है उनको क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट या पोषकोरक कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ट्रोफोब्लास्ट या पोषकोरक कोशिकाएं। पोषकोरक कोशिकाएं बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये जो पोषकोरक कोशिकाएं होती है उससे अंगुली के समान उभार निकलते हैं। इन उभारों को कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई या क्या बोला था? जरायु अंकुरक कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये कोरियोनिक विलाई बनने के तुरंत बाद गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर के साथ क्या बना लेती है? एक उत्तकीय संबंध बना लेती है। इस प्रकार इस भ्रूण और एंडोमेट्रियम स्तर के मध्य बनने वाली इस उत्तकीय संबंध या उत्तकीय संरचना को क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। ठीक है, अब देखिएगा जो प्लेसेंटा होता है वो भ्रूण के साथ किसके द्वारा जुड़ा रहता है? नाभि रज्जु के द्वारा भ्रूण के साथ जुड़ा हुआ रहता है, यानी अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा, यानी नाभि रज्जु के द्वारा जो प्लेसेंटा होता है वो भ्रूण के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अब देखिएगा इम्प्लांटेशन यानी आरोपण की क्रिया संपन्न होने के बाद क्या होता है कि जो ब्लास्टुला होता है उसमें ब्लास्टुलेशन की क्रिया होती है और क्या बनता है? गेस्ट्रुला बनता है। और गेस्ट्रुला में जब गेस्ट्रुलेशन की क्रिया होती है तो एक बहुकोशिकीय ब्लास्टुला त्रिस्तरीय किसमें चेंज हो जाता है? गेस्ट्रुला में। या फिर ये बोल सकते हो कि इस ब्लास्टुला के अंदर गेस्ट्रुलेशन की जो क्रिया होती है तो एक बहुकोशिकीय ब्लास्टुला त्रिस्तरीय गेस्ट्रुला में चेंज हो जाता है। तीन स्तर कौन कौन से होते हैं? एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम। अब इस प्रकार से भी इसको बोल सकते हो आप लोग कि ब्लास्टुला होता है उसमें ब्लास्टुलेशन की क्रिया के दौरान गेस्ट्रुला में गेस्ट्रुलेशन की क्रिया के दौरान तीन प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण होता है, जिनको क्या बोलते हैं? एक्टोड्रम। जिनको क्या बोलते हैं? एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम कहा जाता है। क्या बोलते हैं जिसको? एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम कहा जाता है। ठीक है, ये जो तीनों जनन स्तर होते हैं
यानी ये तीनों जो स्तर होते हैं आगे चलकर भ्रूण के विभिन्न अंगों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसलिए इन तीनों स्तरों को भ्रूणीय झिल्लियां भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इन तीनों स्तरों को? भ्रूणीय झिल्लियां भी कहा जाता है। ठीक है, भ्रूणीय झिल्लियां भी कहा जाता है। अब देखिएगा कि जो गर्भावधि होती है वो लगभग 9 मंथ की, 9 महीने या कुछ बुक्स के अंदर 9.5 महीने भी मिलते हैं। जो गर्भावधि होती है वो कुछ बुक के अंदर 9 महीने की और कुछ बुक्स के अंदर 9.5 महीने की भी होती है। ठीक है, इस गर्भावधि के दौरान एक निश्चित समय के अंदर क्या होता है, एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम के द्वारा एम्ब्रियो के विभिन्न अंगों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, वो अपन को पढ़ना है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी भ्रूणीय परिवर्तन के अंदर। ठीक है, कि प्रथम मंथ के अंदर किसका निर्माण होता है, सेकंड मंथ के अंदर किसका निर्माण होता है। तो इम्प्लांटेशन के अंदर आप यहाँ तक ही लिखोगे। अब अपन बात करते हैं किसकी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। किसकी बात करते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी भ्रूणीय परिवर्धन की। अब अपन बात करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी भ्रूणीय परिवर्धन की बात करें तो जो भ्रूण का डेवलपमेंट होता है यानी प्रथम सप्ताह से लेकर, या फिर बोल सकते हो कि फर्स्ट मंथ से लेकर 9 मंथ तक एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यानी परिवर्तन किस प्रकार से होता है उसकी कंप्लीटली स्टडी करेंगे कि फर्स्ट सप्ताह में क्या बनता है, सेकंड में क्या बनता है और अंत में क्या बनता है। ठीक है, एम्ब्रियो के जो भिन्न अंग बनते हैं उसके बारे में क्या करेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी भ्रूणीय परिवर्तन के अंदर उसका क्या करेंगे, कंप्लीटली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा कि हमने पढ़ा था इम्प्लांटेशन के बाद क्या बनती है, 3 प्राथमिक जनस्त्रों का निर्माण होता है जिसको अपन क्या नाम दिया था, एक्टोड्रम, सेकंड मेसोड्रम, थर्ड एंडोड्रम। ठीक है, ये जो होती है ये भ्रूण के विभिन्न अंगों और ऊतकों का निर्माण करती है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, भ्रूणीय झिल्लियां भी कहा जाता है। भ्रूणीय झिल्लियां भी कहा जाता है यानी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब देखिएगा कि गेस्ट्रुलेशन की क्रिया के बाद जो एम्ब्रियोनिक कोशिकाएं होती है उसमें विभिन्न प्रकार की गतियां होती है, यानी ये विभिन्न प्रकार की गतियां करती है। जहां कहने का मतलब ये है कि ये भ्रूण की जो कोशिकाएं होती है वो कुछ स्थानों से गति कर ऐसे निश्चित स्थानों पर पहुंचती है जहां पर जाकर के उन्हें इस भ्रूण के विभिन्न अंगों और ऊतकों का क्या करना होता है, निर्माण करना होता है। कहने का मीन ये है कि इन कोशिकाओं की गति करने के कारण ऑर्गेनोजेनेसिस यानी अंग निर्माण की जो क्रिया होती है वो क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। अंग निर्माण की क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। एक शब्द आएगा स्टेम सेल। ठीक है, अब स्टेम सेल के बारे में इससे पहले आपको जानना जरूरी है। मैंने बताया था कि ब्लास्टुला उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। परिधि पर उपस्थित कोशिकाओं को ट्रोफोब्लास्ट या पोस्पोरक कोशिका कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट या पोस्पोरक कोशिका कहा जाता है। जबकि आंतरिक कोशिकाओं को अंतः समूह कोशिका कहा जाता है। इन कोशिकाओं के बीच बीच में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, स्टेम कोशिका कहा जाता है। क्या बोलते हैं इस कोशिका को, स्टेम कोशिका कहा जाता है।
इस स्टेम कोशिका के अंदर एम्ब्रियो के विभिन्न अंगों तथा ऊतकों के निर्माण करने की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। यानी स्टेम कोशिका में इतनी कैपेसिटी होती है कि ये एम्ब्रियो के सभी अंगों और ऊतकों का क्या कर सकती है, निर्माण कर सकती है। ऐसी कोशिका को क्या बोलते हैं अपन, स्टेम सेल यानी स्टेम कोशिका कहा जाता है। अब अपन आते हैं मेन पॉइंट पे। हम पढ़ रहे थे कि जो भ्रूणीय झिल्लियां हैं वो आगे चलकर एम्ब्रियो के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है और गैस्ट्रुलेशन की क्रिया के पश्चात जो भ्रूण की कोशिकाएं हैं वो निश्चित स्थानों की ओर गति करती है, जहां पे जाकर के उसे भ्रूण के विभिन्न अंगों का क्या करना होता है, निर्माण करना होता है। अब देखिएगा कि होता क्या है। सबसे पहले एम्ब्रियो की जो न्यूरल कॉर्ड और इसके अलावा नर्व सिस्टम का क्या होता है, निर्माण होता है। कहने का मीन ये है कि सबसे पहले क्या बनती है, न्यूरल प्लेट, न्यूरल कॉर्ड दिया था, सॉरी, न्यूरल प्लेट और क्या बनती है, न्यूरल प्लेट के अलावा नर्व सिस्टम का सबसे पहले क्या होता है, निर्माण होता है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणीय परिवर्तन की बात करें तो सबसे पहले भ्रूण की क्या बनती है, न्यूरल प्लेट और नर्व सिस्टम का क्या होता है, निर्माण होता है। अब अपन को पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप कि कौन से मंथ के अंदर किसका निर्माण होता है। तो देखिएगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या सहगर्भता के प्रथम मंथ के अंदर भ्रूण के हत्या का क्या होता है, निर्माण होता है। हत्या का क्या होता है, निर्माण कंप्लीट हो जाता है। प्रथम मंथ के अंदर जो भ्रूण होता है उसके हत्या यानी हर्ट का निर्माण क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, जिसे स्टेथोस्कोप की सहायता से क्या हो सकता है, सुना जा सकता है। जो डॉक्टर जो मशीन लगाते हैं हार्ट बीट चेक करने के लिए, वो स्टेथोस्कोप की सहायता से इस एम्ब्रियो की हार्ट बीट यानी हृदय धड़कन को क्या किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है। इसके अलावा प्रथम मंथ के अंदर हाथ पैर का भी निर्माण क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। फर्स्ट मंथ के अंदर एक तो हत्या का निर्माण कंप्लीट हो जाता है, इसके अलावा हाथ और पैर का निर्माण क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है फर्स्ट मंथ के अंदर। अब बात करेंगे हम सेकंड मंथ की। अब देखिएगा, इसके अलावा फर्स्ट मंथ के अंदर अग्नाशय और यकृत का निर्माण भी क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो फर्स्ट मंथ के अंदर हार्ट का निर्माण हो जाता है, जिसको स्टेथोस्कोप की सहायता से अपन आसानी से सुन सकते हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि अग्नाशय और यकृत का निर्माण भी क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। और साथ में हाथ और पैर का निर्माण भी क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ये होते हैं फर्स्ट मंथ के अंदर। सेकंड मंथ की अपन बात करें, सेकंड मंथ की अपन बात करें तो सेकंड मंथ के अंदर क्या होता है, जो हाथ और पैर होते हैं एम्ब्रियो के, उसका निर्माण क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। हाथ और पैर का निर्माण क्या हो जाता है, या पूर्ण हो जाता है यानी कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा नेत्र, आंत्र और आमाशय और वृक्क का क्या हो जाता है, निर्माण प्रारंभ हो जाता है। सेकंड मंथ के अंदर हाथ और पैर का निर्माण तो कंप्लीट हो जाता है, उसी के साथ साथ नेत्र, आंत्र, आमाशय और वृक्क का निर्माण क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। नेत्र को इंग्लिश में आइज, आंत्र को इंटेस्टाइन, आमाशय को स्टोमक और वृक्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, किडनी। इन सभी का निर्माण सेकंड मंथ के अंदर क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। अब बात करते हैं अपन थर्ड मंथ की। इसकी बात करते हैं थर्ड मंथ की, यानी तीसरे महीने की। तो थर्ड मंथ के अंदर भ्रूण के लगभग सभी अंगों का निर्माण क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है यानी पूर्ण हो जाता है। और इस दौरान बाह्य जननांग भी दिखाई देने लग जाते हैं। बाह्य जननांग भी क्या होते हैं, एक्सटर्नल जेनेटाइल ऑर्गन जो होते हैं वो भी
दिखाई देने लग जाते हैं। अब बात करते हैं किसकी, फोर्थ मंथ की। फोर्थ मंथ यानी चौथे महीने की। तो फोर्थ मंथ के अंदर मेड्यूलेटेड कौन सी तंत्रिकाएं, मेड्यूलेटेड तंत्रिकाओं का निर्माण हो जाता है। कौन सी, मेड्यूलेटेड, मेड्यूलेटेड नर्व का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। आप नर्व सिस्टम शायद पिछली क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देती हूँ। दो प्रकार की तंत्रिकाएं, एक तो मेडुलेटेड, एक नॉन मेडुलेटेड। ऐसी तंत्रिकाएं जिसके चारों ओर माइलिन शीत उपस्थित होता है मेडुलेटेड होती है, और जिसके चारों ओर माइलिन शीत नहीं पाया जाता। कौन सा शीत, माइलिन शीत यानी माइलिन आवरण नहीं पाया जाता, वो कौन सी होती है, नॉन मेडुलेटेड होती है। जिसमें माइलिन शीत पाया जाता है मेडुलेटेड होती है, जिसमें माइलिन शीत नहीं पाया जाता यानी माइलिन आवरण नहीं पाया जाता, वो कौन सी होती है, नॉन मेडुलेटेड होती है। ठीक है, अब देखिएगा फोर्थ मंथ के अंदर मेडुलेटेड यानी माइलिन आवरण युक्त तंत्रिकाओं का निर्माण हो जाता है। अब अपन बात करते हैं किसकी, फिफ्थ और सिक्स मंथ की। तो फिफ्थ और सिक्स मंथ के अंदर क्या होता है वो देखिएगा। अब देखिएगा फिफ्थ मंथ के अंदर यानी पांचवें मंथ के अंदर क्या होता है। हम बात करते हैं फिफ्थ मंथ यानी पांचवें महीने की। तो पांचवें महीने के अंदर क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है यानी जो भ्रूण होता है वो पहली बार गतिशील होता है और गर्भ के अंदर ही क्या करता है, वो गति करता है। ठीक है, इस दौरान इसके सिर पर क्या विकसित हो जाते हैं, रोम विकसित हो जाते हैं। सिर पर क्या विकसित हो जाते हैं, रोम विकसित हो जाते हैं। और अब बात करते हैं हम सिक्स मंथ की यानी छठे महीने की। तो छठे महीने तक क्या होता है, छठे महीने के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसके संपूर्ण शरीर पर क्या विकसित हो जाते हैं, रोम विकसित हो जाते हैं। और लगभग क्या, एक कंप्लीट एम्ब्रियो का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि 6 महीने तो छठे महीने तक एक एम्ब्रियो के संपूर्ण अंगों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, छठे महीने तक जो एम्ब्रियो है उसकी 2 माही क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। 2 तिमाही। ठीक है, 3 महीनों का जो समय होता है उसको 1 माही बोलते हैं। अब 3 कितने मंथ हो गए, यहाँ पे 6 मंथ हो गए। तो तिमाही क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। दूसरी तिमाही क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं अपन तीसरी तिमाही की। किसकी, तीसरी तिमाही की, यानी 3 मंथ का समूह है या 3 मंथ का जो समय है उसको तिमाही बोलते हैं। अब तीसरी तिमाही के अंदर क्या होता है कि एम्ब्रियो का जो अंग होते हैं उसका कंप्लीट विकास हो चुका होता है और जो वृषण होते हैं वो वृषण कोश के अंदर उतर जाते हैं। इस तीसरी तिमाही के अंदर क्या होगा, जो वृषण होते हैं वो वृषण कोश के अंदर उतर जाते हैं, यानी जो टेस्टिस होते हैं वो टेस्टिस सैक के अंदर क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं यानी उतर जाते हैं। और अब जो एम्ब्रियो होता है वो प्रसव के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, यानी पर्चुरेशन के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। यानी एम्ब्रियो किसके लिए तैयार हो जाता है, प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, अब इसी के साथ भ्रूणीय परिवर्तन यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है, कंप्लीट होता है। आगे हम बात करेंगे किसकी, प्लेसेंटा की।
अब ये भी ध्यान रखिएगा कि जो इम्प्लांटेशन की जो घटना थी, इम्प्लांटेशन की जो घटना थी यानी आरोपण की जो घटना थी वो निषेचन के कौन से दिन होती है? निषेचन के छठे दिन होती है। कौन से दिन होती है? निषेचन के छठे दिन संपन्न होती है। और इम्प्लांटेशन यानी आरोपण की क्रिया के लिए कार्पस ल्यूटियम का बना रहना क्या होता है? आवश्यक होता है। किसका बना रहना? कार्पस ल्यूटियम का बना रहना आवश्यक होता है। ठीक है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम के द्वारा मैंने बताया था आपको एस्ट्रोजन इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या किया जाता है? स्त्रावण किया जाता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या किया जाता है? स्त्रावण किया जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर को थिक बनाता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये एंडोमेट्रियम स्तर का वेस्क्युलराइजेशन करता है। वेस्क्युलराइजेशन करता है यानी उसको क्या बनाता है? समैनीय बनाता है। कार्पस ल्यूटियम के द्वारा एस्ट्रोजन जो हार्मोन स्रावित किया जाता है वो एंडोमेट्रियम स्तर को थिक बनाता है यानी मोटा बनाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण जो गर्भाशय का एंडोमेट्रियम स्तर है उसकी जो म्यूकस झिल्ली होती है वो मोटी हो जाती है और साथ ही उसके अंदर क्या होता है कि ग्लाइकोजन का संचय बढ़ने लग जाता है। इन दोनों ही क्रियाओं के कारण यानी इन दोनों ही हार्मोनों के कारण गर्भाशय का एंडोमेट्रियम स्तर मोटा और समैनीय हो जाता है, जिसके कारण किसकी घटना संपन्न होती है? इम्प्लांटेशन की घटना यानी आरोपण की घटना संपन्न होती है। ठीक है, अब देखिएगा जंतुओं में निम्न 3 प्रकार का इम्प्लांटेशन यानी आरोपण पाया जाता है। इसकी बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्प्लांटेशन की। आप लिखना भले मत, लेकिन आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ इम्प्लांटेशन। टाइप्स ऑफ इम्प्लांटेशन यानी आरोपण के प्रकार। जंतुओं में निम्न 3 प्रकार से इम्प्लांटेशन की घटना संपन्न होती है। नंबर 1 सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन। सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन यानी सतही आरोपण। सेकंड इक्सेंट्रिक इम्प्लांटेशन। यानी अकेंद्री आरोपण। इसके अलावा जो थर्ड टाइप है इसका कौन सा है? इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन यानी अंतराली आरोपण। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन जिसको क्या बोलते हैं? अंतराली आरोपण। अब देखिएगा सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन यानी सतही आरोपण के अंदर होता क्या है? कि इसमें सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन सतही आरोपण के अंदर क्या होता है वो देखिएगा। इसमें जो कोरियोनिक सैक होता है, वो वर्धिकर इस गर्भाशय गुहा के क्या आ जाता है? संपर्क में आ जाता है। सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन के अंदर क्या होगा?
कोरियोनिक सैक वृद्धि करता हुआ गर्भाशय गुहा के संपर्क में आ जाता है तो इस प्रकार के इम्प्लांटेशन को क्या बोलते हैं? सतही आरोपण। सतही आरोपण पाया जाता है कुत्ता और बंदर के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है? कुत्ता और बंदर के अंदर। अब देखिएगा कि सेकंड अपन बात करते हैं किसकी? एक्सेंट्रिक इम्प्लांटेशन की। ठीक है, एक्सेंट्रिक इम्प्लांटेशन की। तो एक्सेंट्रिक इम्प्लांटेशन के अंदर क्या होता है कि इसमें कोरियोनिक सैक जो होता है कुछ समय के लिए ऐसे फोल्ड के अंदर बंद रहता है जिनका गर्भाशय गुहा से कोई संपर्क नहीं होता। तो इस प्रकार का इम्प्लांटेशन क्या कहलाता है? एक्सेंट्रिक इम्प्लांटेशन यानी अकेंद्रीय आरोपण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल गिलहरी और क्या? चूहा। गिलहरी और चूहा के अंदर कौन सा इम्प्लांटेशन पाया जाता है? एक्सेंट्रिक इम्प्लांटेशन यानी अकेंद्रीय आरोपण पाया जाता है। थर्ड कौन सा? इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन यानी अंतराली आरोपण। अंतराली आरोपण के अंदर क्या होता है? इसमें जो कोरियोनिक सैक होता है वो वृद्धि कर इस गर्भाशय गुहा के अंदर क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार कोरियोनिक सैक का वृद्धि कर गर्भाशय गुहा के अंदर प्रवेश करना ही कौन सा इम्प्लांटेशन कहलाता है? अंतराली आरोपण कहलाता है। इस प्रकार का जो आरोपण होता है वो किसके अंदर मिलता है? मनुष्य और इसके अलावा चमगादड़ में पाया जाता है। मनुष्य और चमगादड़ के अंदर कौन सा इम्प्लांटेशन पाया जाता है? इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन यानी अंतराली आरोपण पाया जाता है। इसी के साथ आज का ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।